विश्व नमस्कार। अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की खास बात ये थी कि आम दिनों में होने वाली छोटी मुलाकात के इतर से ये मुलाकात 1 घंटे तक चली। इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात से साफ है कि दिल्ली में शिवराज सिंह ने जो दोबारा रुतबा हासिल कर लिया है, इसके आसपास भी फिलहाल प्रदेश का कोई नेता नहीं है। इस बातचीत में मोदी जिस गर्मजोशी से चौहान से मिले, उससे साफ जाहिर है कि दोनों नेताओं की बॉन्डिंग और मजबूत हुई है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। कैबिनेट विस्तार से पहले करीब 1 घंटे चली इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यों की जानकारी दी। उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से ये पहली मुलाकात थी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप प्रधानमंत्री को सौंपा और बालाघाट क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना काल के दौरान राज्य में आर्थिक गतिविधियों को किस तरह से बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 29 सितंबर को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। चुनाव में विजय के पश्चात पहली बार माननीय प्रधानमंत्री से मिला था। मध्य प्रदेश के विकास के बारे में, जन कल्याण के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कोविड की स्थिति के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा की और वैक्सीनेशन की जो तैयारी चल रही है, उसमें कैसे वैक्सीनेशन होना चाहिए, अनेकों प्रकार के विचार मेरे दिमाग में भी था, हमने शेयर किए कि बुजुर्ग या जो बीमार हैं या जिनको एक से ज़्यादा बीमारी है, या हमारे जो हेल्थ वर्कर है, उनके साथ साथ पुलिस, रेवेन्यू और बाकी भी अमला जो इस काम में लगे रहते हैं, उनको तो टीका लगे, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, विशेषकर युवा, एक अभियान ये चले कि वो खुद स्वेच्छा से कहे कि हमें टीका भी नहीं लगाया जाए, बाद में लगाया जाए। जैसे गैस की सब्सिडी छोड़ी थी, वैसे हम बाद में टीका लगवाने को तैयार। मध्य प्रदेश में जो वित्तीय स्थिति है, रेवेन्यू कम आया है, केंद्र से आने वाला रेवेन्यू भी कम हुआ है। तो वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करें। मैंने आग्रह किया कि कम से कम 1% और जीडीपी का, टोटल जीडीपी का अगर लोन लेने की इजाजत मिल जाए, क्योंकि रेवेन्यू केंद्र के पास भी इतना भी नहीं है और राज्य के पास भी इतना नहीं है, उस पर भी चर्चा हुई। मैंने आग्रह किया। मध्य प्रदेश में जो अतिवृष्टि और कीट व्याधि के कारण फसलों को नुकसान हुआ, उस पर भी चर्चा करके मैंने मध्य प्रदेश को सहायता दी जाए, इसका आग्रह किया। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो जैसी चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना हो, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, उसका उपयोग हो, एफपीओ बनाना हो, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण हो, उसमें काफ़ी अच्छा काम चौतरफा मध्य प्रदेश में चल रहा है। उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। ऐसे अनेकों मुद्दे थे डेवलपमेंट के, प्रदेश के विकास के, जनता के कल्याण के, जिनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कुछ चिट्ठियां भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री को दी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भोपाल में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठक के बाद शिवराज की पीएम मोदी से मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।
इससे साफ है कि शीघ्र नेतृत्व को भरोसे में लेकर ही मुख्यमंत्री अपनी टीम में नए सदस्यों को शामिल करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की मौजूदा स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों के बारे में सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को बताया। कोरोना वैक्सीन आने पर टीकाकरण अभियान कैसे चलाया जाएगा, इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कोल्ड चेन और टीकाकरण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसके लिए जिले में टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है। इनके अलावा सीएम ने प्रधानमंत्री को और भी कई योजनाओं की जानकारी दी, जैसे स्ट्रीट वेंडर और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर की प्रगति, वनों में सुधार के लिए वन संरक्षण अधिनियम, स्व सहायता समूह का सशक्तिकरण, जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना। ऐसी तमाम योजनाओं के बारे में सीएम ने प्रधानमंत्री को बताया। लेकिन सीएम और पीएम की इस मुलाकात को विपक्ष किस नजरिए से देखती है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कोरोना की वैक्सीन का तो बहाना है। मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी मोदी जी से मिलने जो गए हैं, जहां तक सब सूत्र कहते हैं वो ये है कि सिंधिया जी के समर्थक, सिंधिया जी, ये पूरी जो भाजपा की अंतरकलह चल रही है, गुटबाजी चल रही है, उसका समाधान निकालने की कोशिश है। आज भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरफटब्बल की स्थिति देख रही है। ये मिलन जो हुआ है ये सिर्फ एक सत्ता की लालच के अंदर हुआ और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी बिखरती हुई दिख रही है। आने वाला समय बता देगा कि ये पूरी जो मुलाकातें हैं पीएम साहब से सीएम साहब की, वो किस विषय के अंदर है और कैसे सिंधिया समर्थक और भाजपा समर्थक और भाजपा का कार्यकर्ता और सिंधिया जी का कार्यकर्ता आपस के अंदर लड़ के पूरी पार्टी को बर्बाद कर रहा है। ऐसे समय में जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे नेता इसका हल निकालने में जुटे हैं, उस वक्त शिवराज मोदी की 1 घंटे की इस मुलाकात ने प्रदेश के उन कई नेताओं के पसीने छुड़ा दिए होंगे जो कुर्सी की हसरत दिल में पाले बैठे हैं। साथ ही इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि देश के दिल के साथ ही दिल्ली वालों के दिल में भी फिलहाल शिव का ही राज रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो दिल से मिले दिल, दिल्ली में जाकर देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से लंबी बातचीत की। इस विषय पर चर्चा के लिए आपको स्टूडियो लिए चलते हैं, जहां हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमसे बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। प्रभु जी, इब्तिदा करते हैं आपसे। एक बहुत ही पिक्यूलियर सी चीज़ इसमें आई है कार्यक्रम में, इस चर्चा को लेकर, इस मुलाकात को लेकर। शिवराज मजबूत तो पहले ही हो गए थे 28 में से 19 सीटें जीतने के बाद में, लेकिन एक चीज़ जो कही जा रही है वो ये कि पीएम मोदी ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनसे मुलाकात की। गर्मजोशी वाला फैक्टर कहाँ से प्रतीत हो रहा है और इसका क्या असर आगे नज़र आ सकता है? देखिए रत्नाकर जी, मध्य प्रदेश में उपचुनाव जो हुए वो जीतने के बाद यदि कहें कि भारतीय जनता पार्टी जो 3 साल के लिए स्थायी सत्ता हासिल की है, तो ये चूँकि एक ऐसे फैक्टर में चुनाव हुए थे, एक ऐसी स्थिति थी जहाँ पर कांग्रेस को पिछले चुनाव में प्रदेश की जनता ने चुना था। उसके बाद एक कांग्रेस के ही लोग टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, फिर उपचुनाव हुए और वहाँ पर ये माना जा रहा था कि लोगों में नाराज़गी है क्योंकि सिंधिया के साथ जो लोग आए हुए हैं वो लोग को भीतरघाती या दल बदलू करार दिया जा रहा है कि उनने उनका जनता के वोट के साथ धोखा किया है। ऐसी स्थितियों के बीच में शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव में अपने आप को साबित किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में लड़ा गया। सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने फ्रंट लीड पे नहीं रखा था, सिंधिया को केवल ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उनको रखा था, लेकिन पूरा का पूरा चुनाव यदि सिंधिया को भी आप देखें तो सिंधिया भी शिवराज के नाम पर ही वोट मांग रहे थे। तो एक तरीके से ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल का जो कामकाज था उस पर पिछले बार जरूर पूरी ढंग से मुहर नहीं लगी थी, लेकिन इस बार उपचुनाव में मुहर लगा दी प्रदेश की जनता ने और भाजपा को इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि वो 3 साल निर्विघ्न सरकार चला सकती है। तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है। एक तरीके से इसको भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। यहाँ पर जो प्रयोग होते हैं वो दूसरे राज्यों में उनको पर लागू किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग संस्कृति का से जुड़ा हुआ प्रदेश है, कई राज्यों की सीमाएं यहाँ से जुड़ती हैं, कल्चर बहुत सारा समाहित है मध्य प्रदेश में। तो उस स्थिति में जब शिवराज की जो जीत हुई है तो उसको लेकर मोदी काफ़ी प्रभावित उनसे हुए हैं, क्योंकि एक स्थिति ये आई थी कि आपकी बनी बनाई सरकार आप गंवा चुके थे,
तब की स्थिति को लेकर एक नाराज़गी का भाव था कि भाई आपने बहुत अच्छा काम नहीं किया, आपकी गलतियों से सरकार चली गई। क्योंकि जब भी कोई चुनाव हारता है तो जो लीडर होता है उस पर ही वो गाज गिरती है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी आपके प्रति थी, नाराज़गी जनता की आपके प्रति थी, आप समझ नहीं पाए इसको समय से पहले, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन वो सारे तमाम जो कयास या आरोप थे वो सब धराशायी करके शिवराज सिंह चौहान एक नए रूप में उभर कर सामने आए। उसको देखते हुए एक मोदी का जो उनका स्वागत का तरीका जो दिखाई दिया है वो वाकई में पहले से बदला हुआ है। हम भी देखते थे कि पहले जब शिवराज मिलने जाते थे तो थोड़ा सा एक संकोच लिहाज हुआ करता था प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर। प्रधानमंत्री की तरफ से भी थोड़ा सा एक स्वागत का जो उनका जो तरीका था, गर्मजोशी उतनी नहीं दिखाई देती थी जितनी इस बार दिखाई दे रही है। तो चूँकि एक भारतीय जनता पार्टी को एक हारी हुआ राज्य उन्हें वापस दिलाया शिवराज सिंह चौहान ने, ये साबित किया है शिवराज सिंह चौहान ने कि आने वाले समय में वो ऐसे कद के नेता हैं जिनको देश में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है। तो एक मोदी के लिए एक उपयुक्त हाथ वो बन सकते हैं। तो इस लिहाज से मोदी का भरोसा उन पर ज़्यादा दिखाई दिया है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी जी, एक प्रभु जी आप ही से अगला सवाल भी करना चाहेंगे। एक चीज़ कही गई कि उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। मध्य प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो भी एक तरीके की केंद्रीय परियोजना ही थी, क्योंकि केंद्र के स्तर से ही सारा खेल शुरू हुआ था और उसके बाद में वो योजना बड़ी सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में लागू की गई। तो इस योजना के लागू होने के बाद में बाकी तो शिवराज सिंह चौहान ने जिन भी योजनाओं की बात की होगी, क्या आज की बातचीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने को लेकर भी चर्चा हुई होगी? देखिए रत्नाकर जी, इस मुलाकात में सभी पहलुओं पर बातचीत हुई होगी। एक ये पहलू भी जरूर शामिल हुआ होगा। इसमें एक बहुत बड़ा एक फैक्टर ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जैसा कि कयास लगते हैं, जैसा अनुमान है कि जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, क्योंकि भाजपा में सिंधिया के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्थान के अलावा और कोई स्थान अभी फिलहाल दिखाई नहीं देता है। वो चूँकि भाजपा की रीति नीति से उतने वाकिफ नहीं है तो उनको संगठन में कहीं खपाया नहीं जा सकता। उनको सीधे प्रधानमंत्री बनाने की बात कहें तो वैसा कोई बना नहीं सकते, आप इतना बड़े कमिटमेंट के साथ नहीं आए। मुख्यमंत्री बनाने की बात हो तो भाजपा ही उनको स्वीकार नहीं करेगी मुख्यमंत्री के तौर पर। और सिंधिया भी एक अपना वजूद चाहते हैं, वो पद चाहते हैं, कद चाहते हैं लोकसभा पिछला चुनाव हारने के बाद। तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देना एक वो मसला हो सकता है जो बातचीत में आयोग की बहुत लंबे समय से अपेक्षित है। अब तो सिंधिया जी ने भी कमाल करके दिखा दिया, दो बार कमाल किया उन्होंने। एक बार तो सरकार बनवा दी और दूसरी बार सरकार को स्थायी करा दिया, तो इसलिए उनको जो है कमिटमेंट था वो वहाँ पूरा किया जाए, एक मसला ये भी हो सकता है बातचीत का। और दूसरा ये है कि शिवराज सिंह चौहान को अब 3 साल के हिसाब से अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना है। जो 3 मंत्री चुनाव हार गए उनकी जगह दूसरों को लेना है। 2 मंत्री सिंधिया समर्थक ऐसे हैं जिनका कि कार्यकाल पूरा हो चुका था 6 महीने का, उनको वापस लेना है या उनकी जगह पर किसी नए लोगों को लेना है। और यदि लेना भी है तो विभागों का नए सिरे से कैसा वितरण किया जाए कि न तो सिंधिया समर्थक नाराज़ हों, सिंधिया कैंप को कोई नुकसान ऐसा ना पहुंचे कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है कि प्रदेश में सुशासन देना, अच्छी सरकार चले, आपसी क्लेश ना बढ़े, वो तमाम पहलुओं पर जरूर बातचीत हुई होगी रत्नाकर जी इसमें। लेकिन जिन केंद्रीय योजनाओं का मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया है वो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की वो योजनाएं जो दिसंबर 2018 के पहले तक जिन पे बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा था मध्य प्रदेश में, और दिसंबर 2018 से मार्च 2020 के बीच में उन योजनाओं को कहीं ना कहीं डाउन कर दिया गया था राजनीतिक लिहाज से। उन योजनाओं की वो बात कर रहे थे जिसमें गरीबों के आवास का मामला है, जिसमें किसानों की सम्मान निधि का मामला है। ये तो जग जाहिर है, सम्मान निधि की पैसा कमलनाथ सरकार ने देने से इनकार कर दिया था। वो इतना उसको लिंगर ऑन रखा उन्होंने कि वो शिवराज सरकार आई उसके बाद ही वो पैसा किसानों को मिल सका। तो ऐसे बहुत सारी जो केंद्रीय योजनाएं हैं जिनसे राज्य का विकास होता है, जिससे अंत्योदय की अवधारणा जो भारतीय जनता पार्टी की वो मजबूत होती है, जिससे किसी गाँव में किसी गरीब व्यक्ति का मकान बनता है, ये तमाम जो पहलू थे जिसमें केंद्र और राज्य की मैचिंग ग्रांट लगती है कि राज्य सरकार उसमें अपनी मैचिंग ग्रांट देती है, केंद्र सरकार पैसा देती है, तब वो योजना फलीभूत होती है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं थी, चाहे केंद्रीय सड़कों की योजनाएं कहें, NH की, चाहे राज्य के जो संसाधन हैं उससे कोई विकास कार्य होना, उसमें यदि केंद्र का पैसा आ रहा है। वनीकरण की बात करिए आप, माइनिंग की बात कीजिए कि माइनिंग के बहुत सारे मुद्दे जो केंद्र में लंबित पड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिस पर वो बात करने की होगी जरूर निश्चित तौर पर, क्योंकि
जो ये चर्चा हुई है इसमें प्रदेश के समग्र विकास को लेकर जो रोड मैप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया होगा वो उस तमाम पहलुओं पर बातचीत इस दौरान की गई होगी। जी जी ब्रजेश जी, एक वैसे तो पीएम से मुलाकात के प्रोटोकॉल होते हैं, वो भीड़ नहीं हो सकती है, सिलेक्टेड लोग रहते हैं, बावजूद उसके मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने फतह हासिल की है उसमें संगठन का भी बड़ा योगदान माना जाता है। बावजूद उसके जो मुलाकात हुई है इसमें शिवराज सिंह चौहान अकेले गए, न वीडी शर्मा थे, न ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। तो ये किस बात का संकेत है? शिवराज को महत्व देने का संकेत है या शिवराज के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके कद का इसको संकेत मान सकते हैं? देखिए रत्नाकर जी, जहाँ तक मुख्यमंत्री जब मिलने जाता है किसी राज्य का तो मुख्यमंत्री की हैसियत से वहाँ पे वो मुलाकात करने गए हैं। यदि वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर की हैसियत जाते, संगठन के काम के हिसाब से जाते, तो मेरे ख्याल से पूरी टीम लेकर जाते। लेकिन यहाँ पर बातचीत जरूर मंत्रिमंडल को लेकर हुई होगी और वीडी शर्मा चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो संगठन के नेता जो है उनके अगुआ जगत प्रकाश नड्डा, उनके जरिए वो अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाएंगे। यहाँ चूँकि राज्य के विकास कार्यों से जुड़ा हुआ मसला था, यहाँ मुख्यमंत्री ने जैसा बताया कोरोना के लेकर उन्होंने बात की, वैक्सीनेशन को लेकर कोरोना की, उनने प्रदेश के बजट को लेकर बात की है कि भाई राजस्व आय कम हो रही है तो केंद्र सरकार अनुमति दे कि बाहर से ज़्यादा कर्ज ले सके जिससे प्रदेश का सही ढंग से विकास हो सके, क्योंकि कोरोना काल में हर तरीके से संसाधन घटे हैं। उस स्थिति में यदि विकास की पटरी पर फिर प्रदेश को ले जाना और यदि किसी उद्योग को चालू करना है, सरकार को एकदम को करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो संसाधन झोंकने पड़ेंगे। तो जरूरी संसाधन केंद्र सरकार ऐसा रास्ता विकल्प मुहैया कराए कि वो राज्य सरकार झोंक सके, काम चालू हो सके, उसके बाद रीपे किया जाए उन जो बाजार से पैसा उठाया जाएगा। तो ऐसे तमाम पहलू होंगे जिसको लेकर वो बात करने गए। मूलतः यदि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में बात हो रही है तो मुख्य बातचीत तो सरकार को लेकर है, सरकार के काम को लेकर है, केंद्र और राज्य के बीच के जो आपसी टकराव होते हैं कई मुद्दों पर उसको लेकर चर्चा हुई होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री से संगठन की बातचीत करना ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन का अध्यक्ष अलग से है। संगठन के अध्यक्ष के ऊपर एक और भी हस्ती है वहाँ पर, अमित शाह, जो पूर्व अध्यक्ष हैं और गृह मंत्री हैं देश के। तो जब संगठन तक कोई बात नहीं जमती है प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पे और यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल पे, तो उसके बाद अमित शाह तक मामला जा सकता है, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री तक संगठन का मामला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर संगठन की पूरी कार्यप्रणाली को लागू करने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने जगत प्रकाश नड्डा के हाथ में सौंप रखा है। तो इसलिए शिवराज की मुलाकात में वीडी शर्मा का जाना या किसी और का साथ में जाना मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत थी। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में गए हैं मुख्यमंत्री के साथ जरूर, लेकिन यदि सिंधिया को मिलना होगा प्रधानमंत्री से तो अलग मिलेंगे, अपनी बात अलग से करेंगे। उनकी जो बात शिवराज सिंह चौहान को कहनी होगी, शिवराज सिंह चौहान कह चुके होंगे, सिंधिया अपनी बात करने के लिए अलग से प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। जी जी ब्रजेश जी, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। इस मुलाकात के बाद जैसा कहा जा रहा है कि पीएम से बहुत अच्छी उनकी केमिस्ट्री दिखी, प्रभु जी ने अभी हमें हमको बताया भी कि उस गर्मजोशी के मायने क्या थे, किस तरीके से उनका महत्व उड़ा। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से मध्य प्रदेश लौटने के बाद 2 दिसंबर की सुबह से किस नई ऊर्जा, किस नए आत्मविश्वास और किस नई डिसाइसिव पावर के साथ नज़र आ सकते हैं अब? रत्नाकर जी, मैं पहले ही बता दूं आपको कि शिवराज सिंह चौहान जिस उपचुनाव के बाद जिस तरह से फ्री हैंड मोदी जी ने दिया था, जिस तरह से उनकी तारीफ की थी और कहा था कि वो फ्री हैंड है, तो उनके तेवर तो आपको पहले ही देखने को मिल रहे हैं हमें। जिस तरह से वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जिस तरह से अधिकारियों पर लगाम कस रहे हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वो फ्री हैंड वो तो दिख ही गए। इस मुलाकात के बाद निश्चित तौर पर उनमें जोश है, रहेगा भी और आगे भी उनकी कार्रवाई। अब उनको जो है मंत्रिमंडल को लेकर उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी को बताया होगा, जो संकेत मिले होंगे, हालांकि इस संबंध में पहले भी उनकी चर्चा हो चुकी होगी नड्डा जी से, वो नरेंद्र सिंह तोमर जी के यहाँ भी गए होंगे। तो तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस महामंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, तो इस जाहिर तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी और जो सिंधिया जी के साथ वो गए हैं कल, जिस समय बिताया उनके साथ, तो उसमें तमाम तरह की चर्चाएँ हो चुकी होंगी। जैसे प्रभु जी ने बताया कि योजनाओं पे तो चर्चाएं हुई हैं मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री ने योजनाओं के बारे में केंद्र प्रधानमंत्री को बताया ही होगा, और जो कमियां जो पिछली सरकार में जो रफ्तार उनकी कम हो गई थी और जो अड़ंगे लगा दिए गए थे केंद्रीय योजनाओं में, वो फिर से मध्य प्रदेश में तेज़ी से सक्रिय होंगे, तेज़ी से काम होंगे, तो उसका अगले 3 साल में फ़ायदा मिलेगा। तो कोशिश ये रहेगी राज्य सरकार की कि मुख्यमंत्री वहाँ से लौटने के बाद जो प्रधानमंत्री जी से जो उनको आश्वासन मिला होगा, तो वो संबंधित अधिकारियों को बताएंगे और अधिकारियों से उनको विभाग वाले जो केंद्रीय विभाग हैं वहाँ से
आपसी में समन्वय बैठाकर उस काम को तेजी से करने के निर्देश देंगे, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो रुकावटें हैं, जैसे स्वच्छता अभियान में हैं या प्रधानमंत्री आवास में हैं, या जो हमने बात की है प्रधानमंत्री सड़क योजना की, ग्रामीण सड़क योजना की, ऐसी तमाम योजनाएं जो केंद्र की हैं वो तेजी से काम करेंगी। जो रुक गए थे वो काम वो आगे बढ़ेंगे और इसका फायदा भाजपा अगले चुनाव में जो जाएगी 3 साल बाद उसमें उठा सकेगी। तो जो काम डिले हुए हैं 2 साल में, जो रफ्तार कम हुई है, अड़ंगे लगे हैं, रोक दिए गए हैं, वो तेजी से काम आएंगे। एक कृषि बिल वाला भी मामला है, तो मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं उसके, लोगों को भाजपा ने किस तरह से समझा दिया गया कि यहाँ के मध्य प्रदेश के किसानों को कि योजना उनके फायदेमंद है, जो कृषि बिल है। तो ये सब तमाम जानकारियां तो उन्होंने प्रधानमंत्री को दी होंगी। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेके संगठन में अब आगे क्या होने वाला है, भाजपा की अगली रणनीति क्या है, प्रदेश में आगे किस तरह से काम करेगी सरकार, इसका भी रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दिया होगा। जी ब्रजेश जी, अभी आपने बात की जो अड़ंगे लग रहे हैं राज्य की विकास योजनाओं में जो लगे हुए थे, उनसे निपटने का शायद एक रास्ता साफ हो जाए। एक अड़ंगा कई चेहरों के सामने आज की मुलाकात से लग गया होगा। भारतीय जनता पार्टी में ही वो लोग जो इस बात को लेकर काफ़ी पहले से ही कहते चले आ रहे थे कि उपचुनाव के बाद राज्य में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, उपचुनाव के बाद बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक बदलाव देखने मिल सकते हैं। तो अभी अरमानों को बहुत बड़ा झटका लगा है, तो क्या उसका कोई रिएक्शन देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में? रत्नाकर जी, जैसे कि अभी उनके कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि सिर्फ फुटबॉल के हालात हैं भाजपा में और सिंधिया खेमे में, और ऐसे हालात हमें कांग्रेस में देखने को मिलते हैं, भाजपा में अभी तक ऐसे कोई हालात देखने को नहीं मिले। हम जिस तरह से देख रहे हैं, यही नेता थे, जैसे मंत्री थे कमलनाथ सरकार में, चाहे गोविंद सिंह हो, चाहे तुलसी सिलावट हो, चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, इनके तेवर हमने वहाँ देखे हैं। इस तरह से सरकार के खिलाफ बोलते थे, लेकिन आप पिछले 6 महीने से देख लीजिए, जब से वो भाजपा में आए हैं और अब मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए 2 मंत्री, तब भी कल आप गोविंद सिंह का बयान देख लीजिए, उनके तेवर वैसे ही हैं जैसे भाजपा में रस बस गया हो, भाजपा का ही आदमी हो गया, वो कांग्रेस ही नहीं बचा हो। तो हम इससे ये नहीं कह सकते हैं कि आगे किसी के, वो तो अरमान जो जिनके थे, जिनके अरमान जो लगा रहे थे, तो उनके पहले से ही पानी फिरा हुआ है। फ्री हैंड पहले से ही शिवराज जी को था, और शिवराज जी अपने मंत्रिमंडल में वैसे ही विस्तार करेंगे जो उनकी इच्छा अनुरूप होगा, वैसे ही विभागों का वितरण करेंगे, वो ही महत्वपूर्ण विभाग। अब ना आपको विभागों में कोई झगड़े दिखाई देंगे, ना किसी चीज़ में। जैसे कि प्रभु जी ने कहा कि केंद्र में आपको ज्योतिराज सिंधिया की भूमिका देखने को मिलेगी, जैसा कि उनका कमिटमेंट होगा। मध्य प्रदेश में भी जो उनके मंत्री हार गए हैं उनको निगम मंडल में जगह मिल जाएगी, जो पूर्व 2 मंत्री हो गए हैं उनको जरूर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। और मुख्यमंत्री भी इसके संकेत दे चुके हैं। लेकिन जो हारे हैं, जो जगह हुई है, उससे कोई सिंधिया खेमे में के लोगों को शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि जो मंत्रिमंडल में अभी सर्वाधिक संख्या सिंधिया जी के खेमे की है, वो खेमेबाजी अब भाजपा में नहीं हो सकता है। उनको इसलिए दिया हो, उपचुनाव में जीतने के लिए एक मंत्री पद दे दिया हो, बहुत से लोगों के मंत्री पद जाके उनको दूसरी जगह निगम मंडल में और कहीं सम्मानजनक स्थिति में उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा, और नए लोग आपको देखने को मिलेंगे। उस विश्वास शिवराज सिंह चौहान के जो विश्वस्त लोग हैं वो आपको इस टीम में दिखेंगे, और उनके पास नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, क्योंकि अगले 3 साल बाद उनको चुनाव में जाना है। तो भाजपा आगे की रणनीति के हिसाब से काम करेगी कि उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा जो योजनाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, अब समय कम बचा है, 5 साल की अपेक्षा उन्हें 3 साल में वो काम पूरा करना है, जो उनका एजेंडा है, जो उनके घोषणा पत्र में है, वो सारे बिंदु जो जो काम 5 साल में उनको करना चाहिए तो 3 साल में करने की वो तेजी आपको देखने को मिलेगी अगले कुछ दिनों में, और वैसे भी दिख रही है आजकल। जी प्रभु जी, एक सवाल की मैं आपसे संदर्भ सहित व्याख्या चाहूँगा, वो ये है कि इस मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने और दिल्ली के बीच की दूरी को, मैं व्यापक संदर्भ में बात कर रहा हूँ, जो आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मामले में इन संभावनाओं को अब बहुत हद तक दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो इस दूरी को शिवराज सिंह चौहान ने किस हद तक कम कर लिया है आज की मुलाकात के बाद? देखिए रत्नाकर जी, जो केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री दोनों नेताओं में दिखाई दे रही है, चाहे प्रदेश के मुखिया हैं जो सरकार के उनमें, या देश के मुखिया के बीच में। और मैं इतना जरूर मुझे दिखाई देता है कि आने वाले समय में फ्रीक्वेंटली मुलाकातें होंगी दोनों नेताओं की, दोनों के बीच का आपसी संवाद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एक जोड़ी की तरह काम करेंगे, जैसे बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं, वो एक साथ मिलकर चलते हैं, उस तरीके से मध्य प्रदेश के विकास में केंद्र की भूमिका दिखाई देगी, और केंद्र की योजनाओं को लागू करने में मध्य प्रदेश की भूमिका दिखाई देगी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री जैसे पद पर शिवराज के पहुँचने का मामला है,
तो शिवराज सिंह चौहान ये कह चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो मध्य प्रदेश की ही सेवा करना चाहते हैं। तो वो अपने स्तर पर तो कभी ये उम्मीद नहीं करेंगे, कभी ये कोशिश भी नहीं करेंगे कि वो दिल्ली जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णायक मंडल है, चाहे उसमें आरएसएस के लोग शामिल हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या खुद मोदी उसमें हों, कल के दिन उनको ऐसा दिखाई देता है कि कुछ बदलाव करना है यदि उनको ऊपर के लेवल पे, तो उसमें एक यदि कहें पूरे देश में यदि नाम खोजे जाएंगे, जो 2-3 नाम होंगे उनमें एक नाम शिवराज सिंह चौहान का भी होगा और स्वाभाविक तौर पर होगा, क्योंकि वो नेता हैं जो हर वर्ग की पसंद है। आप बिहार चुनाव में देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर भी वैसे ही भीड़ खींचते हैं, वैसे ही लोग उनको सुनने आते हैं, उसी तरीके से उनको रिस्पांस मिलता है। जब भाजपा ने उनको सस्ता अभियान का प्रभारी बनाया तो पूरे देश भर में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया गया, वो भी अपने आप में एक अनूठी बात थी। इसके पहले कभी किसी सस्ता अभियान के प्रभारी के लिए ऐसा कोई जलसे नहीं हुए। इस तरीके से लोगों ने उनको हाथों हाथ नहीं लिया जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को लिया गया। तो जो मामा की छवि ने मध्य प्रदेश में गढ़ी है, लोगों से सीधा उनका संपर्क है, जो हर आदमी को लगता है कि वो उनके अपने हैं, कहीं ना कहीं से जुड़ाव महसूस करते हैं। तो इस तरीके के जुड़ाव देश के विभिन्न वर्गों के बीच में, चाहे दूसरी पार्टी के नेता हों उनसे भी उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, चाहे समाज की बात की जाए तो देश का कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान को नहीं जानता। इतना बड़ा कद हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसके बाद भी इतना विनम्र रहना कि वो मध्य प्रदेश में ही रहकर काम करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान खुद होकर तो कभी ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो दिल्ली जाएँ। लेकिन यदि भाजपा का निर्णायक मंडल, जैसा मैंने पहले कहा, वो यदि कोई तय करता है तो शायद उनकी भूमिका बदल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो हम देख रहे हैं, तो अभी ये दोनों की जो संपर्क बढ़ा है नए सिरे से, यदि हम शिवराज के पिछले रिजिम की तुलना में अब का रिजिम को देखते हैं, क्योंकि 15 महीने में विपक्ष में रहते हुए उनके मोदी को भी उनकी परख हो गई है, उनके कामकाज के तरीके की समझ हो गई। क्योंकि आमतौर पर कोई एक पद पे व्यक्ति बैठा होता है तो ऐसा माना जाता है कि जो कुछ भी उसका ग्लैमर उस पद के कारण है। जब पद से हटने के बाद उस व्यक्ति का आकलन किया जाता है तो असली चीज़ें समझ में आती है कि नहीं, इस व्यक्ति का अपना खुद का कुछ योगदान है, अवदान है, जिसकी वजह से लोग उसको चाहते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने वो दोनों भूमिकाओं में अपने आप को साबित कर दिया है कि वो बहुत उपयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कमिटेड हैं, वो जो टास्क दिया जाता है उसको पूरा करने में सक्षम है, उसके लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। आप ये देखिए कि कोई मुख्यमंत्री कोरोना काल के बीच में अस्पताल में भर्ती होकर मीटिंग्स ले, एक भी दिन वो फ्री नहीं बैठे अस्पताल में। कोरोना से निपट के आने के साथ वो पूरे प्रदेश में दौरे शुरू कर दें। चुनाव खत्म होने के बाद उनका कामकाज का आप तरीका देख लीजिए, वो यदि कलेक्टर कमिश्नर को बुला नहीं पा रहे हैं अपने पास तो वो वर्चुअली उनसे साथ कलेक्टर कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वो विभागों की समीक्षा का उनका रोड मैप आ गया है कि हर विभाग के कामकाज की वो समीक्षा करने वाले, सबको टारगेट देने वाले हैं विभागों को कि उनको क्या क्या काम करना, कितने दिन में लक्ष्य निर्धारित करना, और सबकी समीक्षा का एक पैटर्न वो बना रहे हैं। तो एक तरीके से ये कहें कि प्रदेश को एक, चूँकि अपने पिछले अनुभव से और विपक्ष में रहने के दौरान जो उनको नया अनुभव हुआ है कि कहाँ कमियां रह गई होंगी पिछले कार्यकाल के दौरान और क्या क्या मूल समस्याएं हैं लोगों की, जो उन्होंने प्रदेश में भ्रमण करके देखा अभी जब वो विपक्ष में थे। तो उस सब अनुभव का लाभ लेते हुए प्रदेश को नए सिरे से गढ़ना और विकास करने की दिशा में काम कर रहे हैं। शायद इसीलिए वो नमो शिवराज की जोड़ी जो है आने वाले समय में हमको बार बार दिखाई देती रहेगी एक साथ से मिलते हुए। जिस तरीके से शिव मंदिर में लोग जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उसी तरीके से ये जो है एक नया जाप मध्य प्रदेश में अब दिखाई देने वाला है। जी, नमो शिवराज की जोड़ी की बात की हमारे अनुभवी जोड़ी एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी ने। अब आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई है वो महत्वपूर्ण है, मायने खेज है। शिवराज सिंह चौहान के बहुत बड़े कद को वो दिखाती है। बड़ा कद उनका पहले ही था, लेकिन अब उसके साथ बढ़े वाला फैक्टर भी लागू हो गया है। शिवराज सिंह चौहान उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश में जहां फिल वक्त उनके आसपास भी कोई नज़र नहीं आता है। इस मुलाकात के बाद, इस और बढ़े हुए कद के बाद शिवराज सिंह चौहान आगे कहां सफलताएं प्राप्त करेंगे, इस बात का सभी को इंतज़ार रहेगा। फिलहाल हमारे कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।